हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे एंजल्स का नियम। इसके पहले हम लोग बजट को पढ़ चुके हैं और हम लोग बजट को समझ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे अर्नेस्ट एंजल ने बजट से संबंधित अपना कौन सा नियम दिया है। तो देखते हैं कि एंजल्स कहाँ से थे। अर्नेस्ट एंजल जर्मन अर्थशास्त्री थे। ये एक अर्थशास्त्री थे और इन्होंने 1857 ईस्वी में अपना बजट का नियम दिया था। इनके नाम पे इस सिद्धांत का नाम पड़ गया है एंजल्स का नियम। इन्होंने कहा है कि बजट का संबंध हमारे जीवन से होता है, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं से होता है। इन्होंने कहा जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे जीवन के स्तर के अनुकूल व्यय का प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा। और इन्हें इस सिद्धांत को इन्होंने एंजल्स का सिद्धांत का नाम रखा गया है। एंजल्स के व्यय के सिद्धांत के अनुसार आय में वृद्धि के साथ निम्न परिवर्तन आते हैं। इन्होंने कहा जैसे जैसे हमारी आय में वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे हमारी आवश्यकताओं में और हमारे आवश्यकताओं के व्यय पे निम्न परिवर्तन आएंगे। इन्होंने इस परिवर्तन को एक ग्राफ के माध्यम से दर्शाया है, जिसमें इन्होंने 3 वर्ग के बारे में जिक्र किया है। तो पहला वर्ग है धनी वर्ग, दूसरा है मध्यम वर्ग, तीसरा है मजदूर वर्ग। इन्होंने 3 वर्ग निर्धारित किए हैं, एक को धनी वर्ग में रखा, दूसरे को मध्यम वर्ग में, तीसरे को मजदूर वर्ग में। तो इसमें हम लोगों ने कलर से इसको डिनोटेड किया है। तो पहला धनी वर्ग को हमने रेड से देखा है, रेड कलर से देख रहे हैं इसमें, और ब्लू कलर से मध्यम वर्ग को जानेंगे, और जो मजदूर वर्ग है उसे ब्लैक कलर से हम लोग देखेंगे। तो इसकी पहचान है कि कौन सा वर्ग है, और इस कलर के माध्यम से हम लोग इस वर्ग की पहचान करेंगे। तो इन्होंने अपने एंजल्स के नियम को बार ग्राफ के माध्यम से दर्शाया। इन्होंने अपने नियम में बजट में 5 मद बताए हैं। पहला मद है भोजन, दूसरा है वस्त्र, तीसरा मकान, चौथा ईंधन और रोशनी, और पाँचवा है स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन। तो इन्होंने 5 मद बताए हैं। उसी के अनुसार व्यय को बताया है कि जैसे जैसे हमारी आय होगी उसी के अनुसार हमारा व्यय क्या होगा। तो इन्होंने कहा है जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो मजदूर वर्ग है उसका व्यय का प्रतिशत बढ़ता जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि मजदूर वर्ग अपनी आय का 60% क्या करेगा, भोजन पे व्यय करेगा, और जो मध्यम वर्ग है वो अपनी आय का 55% भोजन पे व्यय करेगा, और जो धनी वर्ग है, जो सबसे धनी और अमीर वर्ग है, वो अपनी आय का 50% केवल भोजन पे व्यय करेगा। इन्होंने दूसरे मद में कहा है वस्त्र में तीनों वर्ग जो हैं अपने वस्त्र पे इनकी आय भले ही कम हो या ज़्यादा हो लेकिन बराबर व्यय करेंगे। 18% तीनों वर्ग क्या है अपनी आय पे व्यय करेंगे। तीसरा मद है मकान में बताया है कि वो लोग अपने मकान पे धनी वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग तीनों लोग 12% क्या करेंगे, अपने मकान पे अपनी आय का 12% व्यय करेंगे। उसके बाद ईंधन पे कहा है कि 5%, केवल 5% अपनी आय का 5% तीनों वर्ग व्यय करेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन पे इन्होंने कहा है कि जो धनी वर्ग है वो अपनी आय का 15% केवल क्या करेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन पे व्यय करेगा। जो मध्यम वर्ग है वो अपनी आय का केवल 10% स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन पे व्यय करेगा। जो मजदूर वर्ग है वो अपनी आय का केवल 5% स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन पे व्यय करेगा। इन्होंने कहा है जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे व्यय का प्रतिशत बढ़ता जाएगा। लेकिन एंजल्स के अनुसार केवल क्या है, इन्होंने भोजन पे व्यय बताया है कि जो मजदूर वर्ग है वो अपने भोजन पे बहुत ज़्यादा ख़त्म करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मजदूर वर्ग होता है वो अपने भोजन पे बहुत ज़्यादा अपनी आय को व्यय नहीं करता है। वो अपनी आय के अनुसार ही अपने भोजन, वस्त्र, मकान, ईंधन, रोशनी, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन सभी 5 मदों पे अपनी आय के अनुसार और अपने स्तर के अनुसार व्यय करेगा। लेकिन एंजल्स के अनुसार जो गरीब वर्ग है वो सबसे ज़्यादा अपने भोजन पे व्यय करता है, जो मध्यम वर्ग है वो गरीब वर्ग से भी कम करेगा, और जो धनी वर्ग है वो सबसे कम करेगा। तो इसी वजह से, और प्लस इन्होंने अपने इस सिद्धांत में बचत का कहीं जिक्र नहीं किया है, केवल इन्हें आय के बारे में बताया और व्यय के बारे में बताया कि इतनी आय होगी उसमें से इतना इन 5 मदों पे व्यय होगा। लेकिन उन्होंने क्या बचत के बारे में इसमें कहीं भी कोई प्रावधान नहीं दिया, इसलिए इनके इस सिद्धांत की आलोचना भी करी गई। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो मजदूर वर्ग है वो केवल अपने भोजन पे व्यय करेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा आय का स्तर भी बढ़ता जाता है, और उसी प्रकार से हमारी आवश्यकताएं और सुविधाएं वो भी बढ़ती जाती हैं। तो उसी के अनुसार हमारे व्यय का प्रतिशत भी बढ़ता जाएगा। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे क्या गरीब वर्ग का भोजन पे व्यय बढ़ेगा, और बाकी वर्ग का जो व्यय है भोजन पे वो थोड़ा सा कम होगा, और तीनों मद पे बराबर रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो गरीब वर्ग का
इंसान होता है उसकी आय का प्रतिशत भोजन, वस्त्र और मकान पे कम होता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि तीनों वर्ग का बराबर व्यय होगा। इसकी वजह से इनके सिद्धांत की आलोचना करी गई। इन्होंने कहा कि जो चाहे गरीब वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो या धनी वर्ग का हो, तीनों अपने वस्त्र और मकान और ईंधन रोशनी पे बराबर व्यय करेंगे, जबकि ऐसा ये सत्य नहीं है। आधुनिक स्थिति को देखते हुए, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो मध्यम वर्ग का होता है उसका भोजन, उसका वस्त्र, मकान और स्वास्थ्य और रोशनी पे कम व्यय होता है, और जो मजदूर वर्ग का होता है उसका उससे भी कम होता है, और जो धनी वर्ग होता है उसका उसकी आय के हिसाब, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार वे अधिक होता है। तो और इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इनकी आलोचना किस प्रकार से करी गई है। इन्होंने कहा भोजन पे वे प्रतिशत आय बढ़ने के साथ ही घट रहा है, जबकि वस्त्र, ईंधन एवं प्रकाश पर वे समान होता है। जब शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पर प्रतिशत पर क्रमशः 5, 10 और 15% है, जो कि बढ़ती दर को दर्शा रहा है। इन्होंने कहा भोजन पे क्या है, जो धनी वर्ग है, मध्यम वर्ग है और मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग का सबसे ज़्यादा व्यय होगा, और जो मध्यम वर्ग है उससे कम होगा, और जो धनी वर्ग है उसका भोजन पे व्यय सबसे कम होगा। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पे जो धनी वर्ग का व्यय है वो 15% सबसे ज़्यादा होगा, और मध्यम वर्ग क्या करेगा, सबसे 10% करेगा, और जो मजदूर वर्ग है वो केवल 5% करेगा। तो आय जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे धनी वर्ग का भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन पे व्यय बढ़ेगा, लेकिन भोजन पे व्यय घटता जाएगा। इसको देखते हुए इनके सिद्धांत की आलोचना करी गई है, क्योंकि जितना धनी वर्ग होगा वो अपने भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और वस्त्र, मकान में सबसे अधिक व्यय करता है गरीब वर्ग को देखते हुए और मध्यम वर्ग के अनुसार। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में कहीं भी बचत का जिक्र नहीं किया, इसलिए इनके सिद्धांत की आलोचना करी गई। इनके सिद्धांत में कहीं भी बचत का कोई प्रावधान नहीं। इन्होंने अपने बजट में केवल आय और व्यय को दर्शाया है, लेकिन बचत को कहीं भी लिखा नहीं और ना ही किसी माध्यम से दर्शाया है, इसलिए इनके सिद्धांत की आलोचना करी गई। इनके सिद्धांत को अच्छा नहीं माना गया। एंजल्स के सिद्धांत की आलोचना निम्न प्रकार से करी गई, जिसको हम लोग देखते हैं। एंजल्स द्वारा प्रतिपादित पारिवारिक बजट के सिद्धांत में कुछ कमियां हैं तथा वर्तमान परिस्थितियों में इस सिद्धांत को व्यवहारिक दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें कहीं भी इसके बजट में बचत का प्रावधान नहीं है। तो इन्होंने कहा है मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग के पारिवारिक बजट के लिए भोजन पर कुछ अधिक व्यय निर्धारित किया गया है। इनके आलोचकों ने कहा है कि इन्होंने मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के पारिवारिक बजट के लिए भोजन पर कुछ अधिक व्यय निर्धारित किया है, जबकि क्या होता है, जैसे जैसे मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग है उसकी आय का स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका भोजन पे भी बढ़ेगा। लेकिन उन्हें कहा कि मजदूर वर्ग का बहुत ज़्यादा होगा, और जो धनी वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उसका व्यय भोजन पे कम होगा। दूसरा है मकान का किराया मध्यम व उच्च वर्ग के हिसाब से काफ़ी कम है, और इनके इस सिद्धांत में जो मकान का किराया है और मध्यम व उच्च वर्ग के हिसाब से इन्होंने काफ़ी कम रखा है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी आय बढ़ेगी उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं, और वो विलासिता संबंधी आवश्यकताओं की ओर बढ़ते जाते हैं। तो मध्यम और धनी वर्ग का इनके हिसाब से एंजल्स के इस ग्राफ में जिस प्रकार इन्होंने दर्शाया है उस पर बहुत इन्होंने कम दर्शाया है कि मकान और उच्च वर्ग के हिसाब से इनका जो किराया है दर्शाया वो बहुत कम दर्शाया है। तो मकानों पर उच्च वर्ग एवं मध्यम वर्ग को बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है, जबकि इसके अपोजिट जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता है और जो उच्च वर्ग का होता है वो अपने मकान पे क्या करता है, मकान पे और उसके किराए पे बहुत अधिक ख़त्म करता है, क्योंकि वो जितना उच्च वर्ग का इंसान होगा वो उतना ही सुविधाओं से संपन्न होगा, उसको उतनी ही सुविधाओं की ज़रूरत होगी। वो चाहता है कि मेरे पास बहुत सारी सुविधाएं हो जाए, विलासिता संबंधी आवश्यकताएं हों, इसके लिए वो अपने मकान पे बहुत ज़्यादा ख़त्म करता है। तीसरा है मध्यम व उच्च वर्गीय परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन के मदों पर बहुत अधिक खर्च करते हैं। इन्होंने कहा है कि मध्यम और जो उच्च वर्गीय परिवार होते हैं वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ाते हैं। उनके शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को बहुत अच्छी हॉस्पिटलाइज जो होती हैं और जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं होती हैं, जो शिक्षा संबंधी सुविधाएं, तो वो अपने वर्ग के अनुसार उनको दिलाते हैं। तो उनका शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पे भी व्यय बहुत अधिक होता है, लेकिन इनके ग्राफ के अनुसार क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पे व्यय उतना नहीं इन्होंने दर्शाया जितना होना चाहिए, तो इसलिए इनके सिद्धांत की आलोचना की गई। तो एंजल्स ने चौथा देखते हैं पॉइंट क्या है, एंजल्स के अनुसार आय बढ़ने पर भी प्रकाश व्यवस्था के व्यय के प्रतिशत मान नहीं बढ़ता है, जबकि आय में वृद्धि होने पर व्यय भी बढ़ता है। इनके सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश व्यवस्था और ईंधन पे क्या है, आय बढ़ने के साथ कोई भी व्यय का प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है, बल्कि तीनों वर्ग का समान है। तो इसके अपोजिट जबकि आय बढ़ती है, भोजन पे व्यय जब बढ़ेगा
मकान पे बढ़ेगा, वस्त्र पे बढ़ेगा, तो प्रकाश और ईंधन पे भी व्यय बढ़ता है। उसके अनुसार हमारी सुविधाएं, हम लोग चाहते हैं कि हमारी सुविधाएं कितनी अच्छी हो जाए। जैसे जितनी ज़्यादा आय हम लोगों के पास होती है उतना ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, उतना ज़्यादा हम लोग सुविधाओं को पाने की कोशिश करते हैं। तो जितनी ज़्यादा आय बढ़ेगी उतना ज़्यादा क्या करते हैं, हम लोगों का व्यय भी बढ़ता जाता है। तो इनके सिद्धांत में, एंजल्स के सिद्धांत में कहीं भी बचत का मतलब इनके बजट में बचत का कोई प्रावधान नहीं, इसलिए इनके सिद्धांत की आलोचना करी गई। और इस सिद्धांत के आलोचक बहुत सारे हैं जिन्होंने इनके सिद्धांत को वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल नहीं माना गया और इनके सिद्धांत की आलोचना की है। इसलिए इनका सिद्धांत क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। और इनके सिद्धांत को बहुत ही मतलब इनके बजट में बचत का कोई प्रावधान नहीं, इसलिए इनके सिद्धांत को आधुनिक युग में बहुत ही अच्छा नहीं माना गया और लागू भी नहीं किया जाता है। जब तक बजट में बचत का कोई प्रावधान नहीं होगा तो उस बजट का कोई भविष्य भी नहीं अच्छा होगा। तो आइए आगे देखते हैं कि इन्होंने और क्या। अब हम लोगों ने देख लिया है कि एंजल्स का सिद्धांत क्या होता है, उनके मध्य क्या है और उसका प्रतिशत क्या है, उसका व्यय क्या है। अब हम लोग देखेंगे आय व्यय का लेखा रखने से लाभ क्या होता है। अगर हम लोग बजट बना रहे हैं और आय व्यय का लेखा रख रहे हैं तो उससे हमें क्या लाभ होगा, हम अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो आय और व्यय का प्रतिदिन का ब्यौरा लिखित होने से गृह की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखना संभव हो जाता है। अगर हम अपनी आय और व्यय का प्रतिदिन का लेखा जोखा रख रहे हैं तो उस पर हम क्या करेंगे, गृह की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखना संभव हो जाता है कि हम कितना व्यय कर रहे हैं और कितना हमारी इनकम आ रही, उसका लिखित विवरण हमारे पास होगा तो हम अपनी अर्थव्यवस्था गृह के खर्चों पे क्या करेंगे, नियंत्रण रख पाएंगे। इस प्रकार गृह के विभिन्न मदों के खर्चों का हिसाब लिखने से गृह के खर्चों में संतुलन लाया जा सकता है। अगर हम अपने गृह मतलब फैमिली के पूरे खर्चों को लिख के रख रहे हैं और उसी के अनुसार अपनी आय के हिसाब से उस पर व्यय कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें संतुलन भी हम लोग ला सकते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें पैसा ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे बहुत कम ही पैसों हम लोग क्या कर सकते हैं, उस आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। और जहाँ उससे ज़्यादा पैसे लगने की ज़रूरत है वो आवश्यकता हमें थोड़ी ज़्यादा पैसों में पूरी होगी तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा व्यय करेंगे। तो अपनी आय को सही जगह पे व्यय करने की भी सुविधाएँ इसमें मिलेंगी। कैसे, जब हम लोग बजट बनाएंगे तब। और बजट के विभिन्न मदों के लिए निर्धारित राशि से अधिक व्यय नहीं हो सकता। अगर हम लोग बजट बना के रख रहे हैं, अपनी आय के अनुसार व्यय को लिख के बजट तैयार कर रहे हैं तो जितना व्यय हम लोगों ने तैयार किया है लिख के उसी के अनुसार क्या करेंगे, व्यय करेंगे, क्योंकि वो हमारी आय के अंदर है। तो अगर उसी के अनुसार व्यय करेंगे तो हमें क्या होगी, हमारे बजट में बचत भी हो जाएगी और हमें ऋण भी नहीं लेना पड़ेगा। इससे ये बजट कैसा होगा, बचत का बजट बन जाएगा। और संतुलित बजट से भी अच्छा माना जाता है बचत का बजट, क्योंकि बचत के बजट में क्या होता है, बचत जब तक नहीं होगी तब तक भविष्य की आवश्यकताओं को, आकस्मिक आवश्यकताओं को हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं। इसलिए जिस बजट में बचत का प्रावधान नहीं होता है वो बजट क्या होता है, अच्छा नहीं माना जाएगा, उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए बजट में बचत का प्रावधान होना बहुत आवश्यक है। तो आप लोगों को बजट और एंजल्स का नियम, बजट के उद्देश्य, बजट के लाभ और आय व्यय का लेखा जोखा रखने से क्या लाभ होगा, ये सारे बिंदु बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये सारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ न्यू क्लास में। बाय गाइस।